हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। हमने इससे पहले एक मूल कॉन्सेप्ट में एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे हम कंसंट्रेशन टर्म्स के इंटर कन्वर्जन की बात की। वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एडवांस में एम्स में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स कितना इम्पोर्टेंट है। अभी ये थोड़ा सा जैसे कि हेडिंग हमने मेंशन किया है यहाँ पे, सम टिपिकल कंसंट्रेशन टर्म। ये भी कंसंट्रेशन टर्म में, ठीक है। यहाँ पे जो पहली कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं वो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। अच्छा देखो, H2O2 सॉल्यूशन है, किसी सैंपल हम लेके आ रहे हैं मार्केट से H2O2 सॉल्यूशन का, तो उसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा रहता है 22.4 V वॉल्यूम स्ट्रेंथ, कुछ इस तरीके से लिखा रहता है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका मतलब क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कि H2O2 सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि H2O2 क्या है, सॉल्यूट है, और H2O क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है वॉल्यूम स्ट्रेंथ 22.4 V, इसका H2O2 सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इवॉल्व एट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ O2 gas evolved at STP by the decomposition of 1 liter H2O2 solution। क्या मतलब क्या है इस बात का, समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो कि H2O2 का डिकम्पोजिशन होगा तो किस में जाएगा, H2O में जाएगा और हाफ O2 में जाएगा, ठीक है। अब इसको पढ़ने की वापस कोशिश करते हैं, समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसकी जो डेफिनेशन है उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के। डेफिनेशन अगर हमारी समझ में आ गई तो हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे इसके, ठीक है। वापस पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि दी वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इवॉल्व्ड एट STP बाई द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन एट STP। मतलब ये जो O2 इवॉल्व हुई है डिकम्पोजिशन के थ्रू, इसका वॉल्यूम इन लीटर, और उसके लिए क्या मेंशन होना चाहिए, क्या कंपलसरी है कि H2O2 जो है इसका वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए। मान लिया मैंने ये कितना है, ये V लीटर है, ठीक है, और STP कंडीशन है, तो मैं अगर इसके मोल डिफाइन करना चाहूँ और इसका क्या है, ये 1 लीटर होना चाहिए, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, यही V क्या होगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी। बात समझ में आई। वापस बता रहा हूँ मैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या है कि जो बनने वाली O2 गैस है बाई द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, और उसका वॉल्यूम इन लीटर, मान लिया मैंने कि वॉल्यूम इन लीटर क्या है, V लीटर है, और H2O2 जो हमने लिया है जिसकी डिकम्पोजिशन से O2 बन रही है वो कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए, तो 1 लीटर हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो कि अगर STP पे है तो इसके मोल निकालना चाहूँ मैं O2 के, तो क्या लिख दूँगा, ठीक है, VY 22.4, NTP में लिख दूँगा, और STP 22.7 इस पर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है। फ़र्क कितना है, वही 1 ATM 1 बार का फ़र्क होता है। अब देखो, तो VY 22.4 मैंने लिख दिया, ये क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ O2। अब ध्यान दो, मोल मोल एनालिसिस अगर हम करें यूनिटरी मेथड के थ्रू, तो H2O2 का अगर मैं 1 मोल लूँ तो यहाँ पे O2 का कितना मिलेगा मेरे को, हाफ मोल, ठीक है। तो H2O2 के मोल अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ, इसके हाफ मोल हैं, तो H2O2 का कितना है, 1 मोल। अगर इसका VY 22.4 है तो मोल्स ऑफ H2O2 में लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूँगा बताओ, मोल्स ऑफ H2O2 क्या लिखने में आएंगे, VY 22.4 इंटू 2, मतलब VY 11.2, ये क्या आ गए, मोल्स ऑफ H2O2, और वॉल्यूम क्या दे रखा है यहाँ पे, 1 लीटर। तो अगर मैं मोलरिटी डिफाइन करना चाहूँ इसकी H2O2 की, मोलरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, तो मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है यहाँ पे H2O2, और मोल्स ऑफ H2O2 क्या हो गया यहाँ पे, VY 11.2, और वॉल्यूम इन लीटर कितना है, 1 लीटर है, तो मोलरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन कितनी निकल के आ गई, VY 11.2 आ गई निकल के। यही फॉर्मूला यूज़ होता है इसमें, डायरेक्ट अपन इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ आ गया।
डेफिनेशन एक बार और देख लो, क्या दिया हुआ है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इवॉल्व एट STP बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन। उसी के बेस पे ही हमने ये सारी चीज़ें डिफाइन की हैं। तो यहाँ पे जो V लीटर था यही क्या थी, स्ट्रेंथ थी इसकी। अगर मोलरिटी दे रखी है और मेरे को वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन पूछा है तो मैं क्या करूँगा, इधर मल्टीप्लाई कर दूँगा 11.2 से तो आ जाएगी। तो ये V लीटर ही क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन है। बात क्लियर हुई? गुड। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसी से। क्या दिया हुआ है, अ बोटल ऑफ H2O2 इज़ लेवल्ड एज 22.4 वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब क्या दे दी हमें, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दी। मतलब 1 लीटर का अगर मैं डिकम्पोजिशन करूँगा H2O2 का तो मेरे को जो O2 इवॉल्व होगी वो कितनी होगी, 22.4 लीटर होगी, ठीक है। मैं पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ। H2O2 का डिकम्पोजिशन अगर किया जाएगा तो बनेगा H2O प्लस हाफ O2, ठीक है। तो इसकी लेबलिंग जो है वो है 22.4 वॉल्यूम, मतलब इसकी जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो है 22.4 लीटर। मतलब इसके मोल्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो मोल कैसे लिखूँगा, बताया था अभी, 22.4 बाई 22.4 एट STP अगर मैं लिख रहा हूँ, मतलब मोल्स आ गए 1। ये किसके मोल हैं, O2 के मोल हैं। तो मोल एनालिसिस अगर मैं अप्लाई करूँ H2O2 पे तो मोल्स ऑफ H2O2 कितने लिख दूँगा मैं, इसके 1 मोल से इसका हाफ मोल बन रहा है, मतलब इसके हाफ मोल ऑफ O2 कितने से मिल रहा है, 1 मोल से। तो 1 मोल कितने से मिलेगा, H2O2 कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे, ठीक है। तो मोल्स ऑफ H2O2 अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितने हो गए, 2 मोल हो गए। और वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है, तो यही क्या हो गई, मोलरिटी क्या हो गई, 2 मोलर। समझ आ गया होगा, सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करिए। मोलरिटी। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करो। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता क्या है, इसका मतलब है कि वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो मोलरिटी से कैसे रिलेटेड है, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है कि मोलरिटी हम लिखते कैसे हैं, मोलरिटी कैसे लिखते हैं हम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या है इसका, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या हो गए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख दिया हमने। और नीचे क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम इन लीटर या फिर वॉल्यूम इन ml अगर मैं लिखूँ मल्टीप्लाई बाई 1000 लिख दूँगा। बात आसान है, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को लिखना है इसमें परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम लिखना है, तो कैसे लिखूँगा मैं इसे, इसका मतलब क्या, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का अभी जैसे मैंने बताया कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये जानकारी इसने दे रखी, मतलब ये जानकारी से पूछ रहा है अभी। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, H2O2 सॉल्यूट है हमारा, तो 34 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ इसे, ध्यान दो इधर कि मोलरिटी हो गई 2 इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 10। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं हम इसे 100 ml में डिफाइन कर रहे हैं ना। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 100 ml, तो 100 यहाँ पे अब चला गया, ऊपर चला गया, तो 1000 हमें कंपनसेट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे, और मॉलिक्यूलर वेट बाई सॉल्यूट से डिवाइड कर देंगे, मतलब 34 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 6.8%, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो लास्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2 इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन अपने को कैलकुलेट करना है, मतलब क्या चाहिए अपने को, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, यहाँ क्या दिया हुआ है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। पढ़ना क्या बताया था मैंने, कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे रीड आउट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का मास है अपना 6.8 ग्राम। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है
और क्वेश्चन में गिवन है तुम्हें डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, बिल्कुल क्या निकल के आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं लिखना चाहूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 106.8 सॉरी क्या आएगा ग्राम। मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी का और वॉल्यूम का, ठीक है, मास निकालने के लिए। अब क्या है तुम्हारे पास में, मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, 106.8 माइनस 6.8 मतलब 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, 100 ग्राम। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट तुम्हारे पास है अभी, और तुम्हारे पास में मास ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी था 6.8 ग्राम, जो कैलकुलेट कर लिया है हमने यहाँ से। अब देखो, अगर सेकंड पार्ट ना भी पूछा होता ना, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो भी हमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अगर पूछ लिया है तो और रास्ता मिल गया, यहाँ से चीज़ें कैलकुलेट करनी और आसान हो गई हैं। तो यहाँ से तुम्हारे पास मास है और मॉलिकुलर वेट है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो हर एक के लिए इंडिविजुअली, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालना बताया, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, खुद के मोल बाई टोटल मोल, और सारी चीज़ें आ जाएंगी अभी, ठीक, आसान है। अभी देखो, एक और कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। ओलियम का जो सैंपल रहता है तो उसके ऊपर लेबलिंग रहती है, ठीक है, कुछ परसेंटेज में, कुछ इस तरीके से 100+ % रहती है। मान लिया कि ओलियम का कोई सैंपल है, कोई बोतल ले रखी है हमने, और वहाँ पे लिखा हुआ है 109%, ये लेबलिंग रहती है इस तरीके से। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ओलियम क्या है। ओलियम है कंसनट्रेटेड H2SO4 और SO3 का मिक्सचर, ठीक है। H2SO4 एसिड लिया और SO3 का मिक्सचर, ठीक है। SO3 क्या है, एनहाइड्राइड है H2SO4 का। एनहाइड्राइड मतलब क्या है, H2SO4 में से अगर मैं H2O हटा दूँ तो SO3 मेरे को मिल जाएगा। यहाँ से रिएक्शन हमने लिखी हुई भी है कि SO3 + H2O गिव्स H2SO4, या फिर मैं ऐसे लिख के दिखा सकता हूँ इसे कि H2SO4 गिव्स SO3 + H2O। एनहाइड्राइड का मतलब समझ में आ गया कि उसमें से अगर वाटर निकाल दिया जाए तो। बात क्लियर है, ठीक है, आसान है। ओलियम को हम क्या है, गलती से ऐसे लिख देते हैं कि H2H2O7, इनको दोनों को मिक्स करके लिख दिया जाता है, ये गलत है, ये ओलियम नहीं है। ओलियम क्या है, ओलियम है H2SO4 और SO3 का मिक्सचर, ठीक है। यहाँ इसीलिए हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ओलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। ये H2H2O7 ओलियम नहीं है, ये क्या है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। काम का है, मल्टी स्टैंडर्ड स्पीसीज़ में भी हम इसे पढ़ लेंगे एक बार जब बात करेंगे मल्टी स्टैंडर्ड स्पीसीज़ की। यहाँ तक बात समझ में आई कि ओलियम क्या है, ओलियम समझ लिया हमने अभी। अब बात करेंगे परसेंटेज लेबलिंग की। परसेंटेज लेबलिंग कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये है वेट इन ग्राम ऑफ H2SO4 ऑब्टेंड। हमको जितना H2SO4 मिल रहा है, H2SO4 मिलेगा कहाँ से, कहाँ कहाँ था H2SO4, उसकी बात कर रहे हैं अभी। बाई द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ ए 100 ग्राम ओलियम मिक्सचर, मतलब हमारे पास में ओलियम मिक्सचर है, 100 ग्राम रेफरेंस है उसका, और हमें क्या किया, समझो इसे बहुत आराम समझ रहे हैं कि ओलियम मिक्सचर है 100 ग्राम, मतलब हमारे पास है H2SO4 है और है SO3, ठीक है, इनका 100 ग्राम है, मतलब ये x ग्राम मैंने मान लिया और ये है 100 माइनस x ग्राम, इन दोनों का मिक्सचर है टोटल 100 ग्राम। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिफाइंड एज द वेट इन ग्राम ऑफ H2SO4 ऑब्टेंड। अब H2SO4 का वेट मिलेगा कहाँ से, तो वेट H2SO4 का मिलेगा हमको कि हाइड्रोलिसिस ऑफ, किसका हाइड्रोलिसिस किया गया, इस ओलियम मिक्सचर का। तो इसमें हाइड्रोलिसिस होगा किसका, और हाइड्रोलिसिस होगा SO3 का, मतलब रिएक्शन होगी SO3 + H2O गिव्स H2SO4। बात समझ में आई। स्टार्टिंग में हमारे पास में 100 ग्राम ओलियम मिक्सचर है, हमें नहीं पता कि H2SO4 कितना है, SO3 कितना है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझने की कोशिश करो। मान लिया मैंने कि x ग्राम H2SO4 है, 100 माइनस x ग्राम क्या बच गया, फिर SO3 बच गया। इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हाइड्रोलिसिस होगा किसका, SO3 का हाइड्रोलिसिस हुआ और बना क्या, H2SO4 बन गया, ठीक है।
क्योंकि बताया था अभी कि H2SO4 का एनहाइड्रेट कौन है, SO3 है। तो SO3 में अगर वापस पानी मिला देंगे तो अपने को H2SO4 ऑब्टेन हो जाएगा। बात समझ में आई? गुड। अब देखो हम डेफिनेशन में बात क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम इज़ डिफाइंड एज दी वेट इन ग्राम ऑफ H2SO4 ऑब्टेन। हमें H2SO4 के वेट से मतलब है टोटल H2SO4 का वेट। अब H2SO4 का वेट कहाँ कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है एक तो H2SO4 का वेट यहाँ से, ये जो बना है, और H2SO4 और भी है मेरे पास में। कहाँ है H2SO4, ये रहा। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 109% लेवलिंग ऑफ ओलियम, इसका मतलब क्या है कि 109 ग्राम मेरे को ऑब्टेन हो रहा है H2SO4 का, किससे, 100 ग्राम ओलियम से। मतलब 109 ग्राम टोटल वैल्यू किसकी है, इस H2SO4 की और इस H2SO4 की। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं। अभी थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई होगी कि H2SO4 का जो टोटल वेट है, जहाँ पे ये x ग्राम भी है और ये जो बनने वाला H2SO4 है, ये दोनों मिला के इस टोटल वेट को बता रहे हैं। इस परसेंटेज जो लेवलिंग हमने दिखा रखी है इसको बता रहे हैं पूरा का पूरा। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करते हैं। हमें कैसे पता कि किसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट अभी दिखा दिया 60 ग्राम है, 40 ग्राम है, लेकिन ये आया कैसे। ओलियम सैंपल है, कहीं पे लिखा हुआ है, ओलियम की एक बोतल है, उस पर लिखा हुआ है 109%। अब इसको पढ़ेंगे कैसे। इसका मतलब क्या है कि हमने हाइड्रोलिसिस किया, ओलियम सैंपल था हमारे पास में 100 ग्राम का, और टोटल सैंपल अभी क्या हो गया है 109% लिखा है, मतलब 109 ग्राम अपने को H2SO4 मिला है। तो मतलब हमने किया क्या है इसमें, हमने यहाँ पे ऐड किया है वाटर को। ठीक है, और ये जो 100 + x है यही क्या है हमारा, वाटर हमने ऐड किया है, मतलब 9 ग्राम हमने वाटर ऐड किया है। हमें नहीं पता कि H2SO4 कितना है, SO3 कितना है, इतना पता है टोटल दोनों का सम जो है वो 100 ग्राम है। ठीक है, वाटर का वेट लिखा मैंने, वाटर कैसे वेट कैसे लिखा, देखो यहाँ बताया हुआ भी है मैंने। ठीक है, कहीं पे लिख रखा होगा, हाँ क्वेश्चन ले रखे हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं। जो ये 100 + x है यही क्या है हमारा, वाटर है। अलग से हमने वाटर जो ऐड किया है, ये कितना है हमारा 9 ग्राम। अगर मैंने 9 ग्राम वाटर लिया तो मोल्स कितने हो गए इसके, हाफ मोल हो गया। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ध्यान दो, क्वेश्चन की अप्रोच इसी तरीके से करनी है। 9 ग्राम है, 9 कहाँ से लिखा मैंने, 100 + x, ये जो x है ये वाटर है अलग से मिलाया हुआ, तो 9 ग्राम। तो वेट बाई मॉलिकुलर वेट किया 9/18, मतलब क्या आ गया, हाफ मोल निकल के आ गया। तो यहाँ से मोल्स ऑफ H2SO4 लिखना चाहूँ तो मैं मोल मोल एनालिसिस से क्या लिख दूँगा, हाफ मोल इसके हैं तो हाफ मोल ही इसके बनेंगे, मतलब 49 ग्राम ये बना है। तो मास कंजर्वेशन अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये क्या है, ये 9 ग्राम है, ये 49 ग्राम मेरे को मिला, और रिएक्शन कंप्लीट हुई है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुआ है। तो ये SO3 कितना रहा होगा, 40 ग्राम रहा होगा। बात क्लियर है। तो ये 40 ग्राम यहाँ से आया, तो टोटल ओलियम H2SO4 + SO3 कितना है, 100 है, तो SO3 कितना हो गया 40 ग्राम, और H2SO4 कितना आ गया 60 ग्राम। बात क्लियर है। और हमने क्या बोला था कि जो ये H2SO4 अपने को मिलने वाला है, तो सिर्फ ये नहीं है कि बात कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद ये H2SO4 मिलेगा, नहीं। मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में जो H2SO4 हम लेके जो है हमारे पास में बचा हुआ, और जो बाद में हाइड्रोलिसिस से बना है, वो दोनों मिला के हमारा क्या होना चाहिए, 109 होना चाहिए। कैलकुलेट कर लो, ये कितना है 60 ग्राम है, और ये कितना है 49 ग्राम है। तो 60 + 49 इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 109 ग्राम। यही H2SO4 है। ठीक है, अब देखो अगर लिखा हुआ है ओलियम 118% है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या आप समझेंगे इससे। इसका मतलब है कि 18 ग्राम क्या है हमारे पास, वाटर है। 18 ग्राम वाटर है, मतलब 1 मोल वाटर है, और 1 मोल ही क्या हो गया फिर H2SO4 मोल मोल एनालिसिस के थ्रू, मतलब मास कितना निकल के आ गया 98 ग्राम। ये 98 ग्राम है, तो मास कंजर्वेशन अप्लाई किया, ये 18 ग्राम है, तो ये SO3 कितना रहा होगा, 80 ग्राम रहा होगा। तो ये 80 ग्राम हो चुका है, और H2SO4 कितना हो गया फिर 20 ग्राम। तो कैलकुलेट भी कर लो, 20 + 98 कितना आ गया 118 ग्राम। यहाँ एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेट ऑफ SO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ओलियम मिक्सचर, मतलब ये वाली जितनी हम लेके चले थे। ठीक है, ये है परसेंटेज फ्री SO3। तो ये हमने कैलकुलेट कर ली, और इस तरीके से फार्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं। मैं फार्मूला प्रेफर नहीं करूँगा, फिर भी देख लो कैसे लिखेंगे। परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम मतलब क्या है, 118 - 100/18, मतलब 18/18
मल्टीप्लाई में 8, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन समझ के करना चाहो तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके, एक और एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो क्या लिया हुआ है कि 50 ग्राम ओलियम सैंपल है, कंटेन्स 40 ग्राम H2SO4, फाइंड परसेंटेज लेबलिंग ऑफ दिस ओलियम। तो ये होमवर्क है तुम लोगों के लिए, इसको ट्राई करना। अगर नहीं आए तो मेरे से वापस पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।